अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बच्चों के बहुत अहम मसले की बात कर रहे हैं, वो ये कि जिन बच्चों को तेज़ बुखार के साथ झटके लग जाते हैं या फिट्स हो जाते हैं, इसको हम फेब्राइल फिट्स कहते हैं। पहले एक बात तो आपको क्लियर करती चलूँ कि हम जो गर्दन तोड़ बुखार है यानी कि मेनिंजाइटिस है उसकी बात नहीं कर रहे, और दूसरा मिर्गी के मसले की बात नहीं कर रहे यानी एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में बच्चों को बगैर बुखार के झटके लगते हैं और वो उसके लिए बड़ी ख़ास किस्म की मेडिकेशंस, EEG और उसके बाद लंबे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जहाँ तक मेनिंजाइटिस का ताल्लुक है तो मेनिंजाइटिस में जो है वो जब बच्चे को, बहुत छोटे बच्चे को अगर पहली ही दफ़ा झटके लगे, बहुत लंबी गनूदगी हो, बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, दूध पीना बिल्कुल छोड़ दें, नढाल हो जाए, या थोड़े बड़े बच्चे उनको मुसलसल उल्टियाँ आएँ, बच्चे सर दर्द की शिकायत करें, या ये कहें कि उन्हें रोशनी या शुआएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचा रही हैं, तो उस सूरत में बड़े बच्चों में जो है वो अगर उन्हें बुखार के साथ झटके लगे हैं तो मेनिंजाइटिस के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन ये वो बच्चे नहीं हैं कि जिन्हें बुखार की वजह से ज़िंदगी में 2-3 दफ़ा पहले झटके लग चुके हों। अब हम बात करते हैं फेब्राइल फिट्स की, यानी जिन बच्चों को फीवर के साथ जो है ना वो फिट्स होते हैं। अमूमन ये मसला 6 माह से बड़े बच्चे की उम्र में पहली दफ़ा शुरू होता है और 5 से 6 साल की उम्र तक बच्चे इस मसले से मुकम्मल तौर पर आउट हो जाते हैं। अगर इसकी वजह की बात करें तो इसमें जेनेटिक टेंडेंसी यानी ये विरासत में मसला मिलता है, माँ में, बाप में या क्लोज रिलेटिव्स में कहीं ना कहीं हिस्ट्री होती है, मामू, खाला या फुप्पो या फिर ताया चाचा वगैरह में, कि उन्हें बचपन में इसी तरह झटके लगते थे लेकिन बाद में वो बिल्कुल ठीक थे, मुकम्मल तौर पे सही थे। एक और वजह ये हो सकती है कि जिन बच्चों में खून की कमी होती है यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, इन बच्चों में भी बुखार के साथ झटके लगने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। अब हम इसमें सूरत हाल क्या बनती है, तो यकदम बच्चों को बुखार बहुत तेज़ हो जाता है, जैसे कि 102, 103 तक बहुत हाई ग्रेड फीवर हो जाता है। उसके साथ ही बच्चों का हाथ पांव मुड़ जाते हैं, आंखें ऊपर को उलट जाती हैं और बच्चे के जिस्म को वाइब्रेशन की तरह बाजू और टांगें जोर जोर से हिलना शुरू हो जाती हैं। ऐसा 2-3 मिनट तक रहता है और उसके बाद जो है वो बच्चे हल्की सी गनूदगी के आलम में चले जाते हैं। इस दौरान में कुछ बच्चे जो हैं उनकी पखाना भी अंदर निकल जाता है या बच्चों का पेशाब भी निकल जाता है। अब जहाँ तक बात करें कि उसमें खतरे की अलामात क्या होती हैं, तो एक तो बिल्कुल सिंपल फेब्राइल फिट्स होते हैं यानी कि जो 5-6 मिनट के अंदर अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर अमूमन सिर्फ एक ही दफ़ा होते हैं। एक होते हैं कॉम्प्लेक्स फेब्राइल फिट्स, यानी ये कम से कम 15 मिनट तक या उससे भी ज़्यादा देर तक जारी रहते हैं और 24 घंटे में ये 3 से 4 एपिसोड्स इसकी हो सकती हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स फेब्राइल फिट्स कहते हैं। और कभी कभार इसके बाद बच्चों को लंबी देर तक गनूदगी यानी 3-4 घंटे तक बच्चे सोए रहते हैं। तो अब सबसे पहले तो ये कि जब इस तरह की अलामात हो, 1-2 दफ़ा इस तरह हो जाए, कभी कभार बहन भाइयों में भी हिस्ट्री होती है, तो माँ बाप एकदम बहुत परेशान हो जाते हैं और उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये कि अगर आपके बच्चों को फेब्राइल फिट्स की हिस्ट्री मौजूद है यानी पहले इस तरह हो चुका है, तो आप जैसे इसकी तबीयत ख़राब हो तो आप बार बार उसका थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करें और बहुत होशियार रहें। रोज़मर्रा ज़िंदगी के कामों से हट के थोड़े से ज़्यादा उस बच्चे को तवज्जो दें। अगर उसको यकदम उसका बुखार बहुत तेज़ हो गया है, 102, 103 हो गया है, तो फ़ौरन उसके कपड़े हल्के कर दें, पट्टियाँ करें और उसके अलावा उसको पैनाडोल या सिरप ब्रूफिन उसकी डोज के मुताबिक सही अमाउंट में उसको दें और उसके आधे घंटे के बाद टेम्परेचर जरूर लें। अगर फिर भी बच्चे का बुखार कम ना हो रहा हो तो उस सूरत में आप बच्चे को नहला भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बच्चे के सीने पर डायरेक्ट पानी ना डालें। अब अगर आप बच्चे को इतने हाई ग्रेड फीवर के साथ एकदम फिट्स होना शुरू हो गए हैं, झटके होना शुरू हो गए हैं, तो उस सूरत में आप फौरन से पहले टाइम नोट कर लें और बच्चे को करवट पे कर दें, यानी अगर वो सीधा चित लेटा हुआ है तो उसको एक साइड पे करवट दिलवा दें। इस दौरान में हमने देखा है कि अक्सर माँ बाप बच्चों के मुँह में पानी डालने की कोशिश करते हैं, ऊपर छींटे डालते हैं और बच्चों को हिलाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आपके उनके मुंह में पानी या दवाई झटकों की जिस वक्त बच्चे की हालत है उस वक्त किसी किस्म की ऐसी कोई चीज़ नहीं डालनी, वो खुदा ना खास्ता उनकी सांस की नाली में जा सकती है। अगर आपने टाइम नोट किया और 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो गया तो फौरन बच्चे को इमरजेंसी में ले आए। अब इस सूरत हाल से मुस्तकबिल में बचने के लिए आप डायज़ेपाम सपोजिटरी भी बनवा सकते हैं। डॉक्टर से एक दफ़ा बच्चे के मुताबिक उसकी डोज लिखवा लें। अमूमन बहुत छोटी सी ये बत्ती होती है, सपोजिटरी होती है, जिसको हम वेलियम सपोजिटरी या डायज़ेपाम सपोजिटरी कहते हैं। बहुत सारी फार्मेसीज बना देती हैं बड़े शहरों में, फजलुद्दीन फार्मेसी से भी ऑर्डर पे बन जाती है। अगर आपके बच्चे को शदीद बुखार में बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं तो आप उनको बुखार में झटके लगने से पहले या जैसे
جیسے ہی آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ اب دوبارہ اسی کنڈیشن میں جا رہا ہے تو آپ یہ بتی پخانے کے راستے رکھ سکتے ہیں, تو انشاءاللہ بچے کو جھٹکے نہیں لگیں گے. اب یہ کہ اس کے لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہوتے ہیں, یعنی اگر بچے کو بچپن میں جھٹکے لگتے رہیں. عموماً یہ بچے ڈیولپمنٹلی بالکل نارمل ہوتے ہیں, زندگی کے سارے کام سب چیزیں وہ عام بچوں کی طرح ہی اٹین کرتے ہیں, اور ان کی دماغی نشو و نما بھی بالکل عام بچوں کی طرح سے ہی ہوتی ہے. لیکن جن بچوں میں کمپلیکس فیبرائل فٹس ہوتے ہیں, جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جو 3 سے 4 ایپیسوڈ ہو جائیں ایک دن کے اندر اندر, یا پھر 5-10 منٹ سے زیادہ دیر تک جھٹکے لگتے رہیں, تو ان میں تقریباً 1 سے 2% بچوں میں مستقبل میں مرگی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, یعنی کہ ایپیلیپسی کے چانسز ہوتے ہیں, خاص طور پہ اگر خاندان میں اس طرح کی ٹینڈنسی موجود ہے. اب اگر انویسٹیگیشنز کی بات کی جائے کہ جی کمر کے پانی کا ٹیسٹ کب کروانا چاہیے, تو اگر تو آپ کے بچے کو تو 3 دفعہ اس طرح کا ایشو ہو گیا ہے اور یہ اٹیک بھی اسی طرح سے ہے, تو LP لمبر پنکچر یعنی کمر کے پانی کے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. ان بچوں کو میٹابولک یا نمکیات کے ورک اپ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, اور جو دماغ کی پٹی ہوتی ہے جس کو ہم EEG کہتے ہیں, یا CT اسکین یا MRI وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن کبھی کبھار ایسے بچوں میں بھی میننجائٹس یعنی گردن توڑ بخار کے علامات موجود ہوتی ہیں. اس صورت میں اگر آپ کو ڈاکٹر آپ کو لمبر پنکچر کا کہیں, یا فردر ان کا نمکیات کے ٹیسٹ یا CT اسکین MRI یا دماغ کی پٹی جیسے کہ EEG وغیرہ کہیں, تو وہ بہت اسپیشل سرکمسٹانسز میں یہ چیزیں بھی کنسیڈر کی جا سکتی ہیں. تھینک یو.